नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज मैं जिस बुक की बात करने आई हूँ वो बुक 1965 में लिखी गई है और उसके लेखक को पुरस्कार भी मिला है। काफ़ी प्रसिद्धि पाई बुक ने और व्यंग्यात्मक बुक है और समाज के जो ग्रामीण परिवेश है उस पर काफ़ी पैनी धार करती है। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आलोचनात्मक जो है मेरा विश्लेषण है इस बुक के लिए। बुक मुझे पसंद आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो समीक्षा है आज की वो थोड़ी सी आलोचनात्मक है। बुक का नाम है राग दरबारी, लिखी है श्री लाल शुक्ल जी ने। अगर आपने इसका नाम सुना है तो आप जानते होंगे, और अगर नहीं सुना है तो आप रिव्यू सुनिए। लेकिन मैं एक आपको जो रिकमेंड करूँगी वो यही करूँगी, एडवाइस करूँगी कि आप बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ने की बहुत अच्छी है और बहुत लेखक की उसमें मेहनत है, रिसर्च है और दिमाग लगाया गया है। क्योंकि व्यंग्य लिखने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। सिंपल कोई भी लिख सकता है, लेकिन व्यंग्य लिखने के लिए हुनर चाहिए होता है। तो ये हुनर लेखक में कूट कूट कर भरा है। वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि मेरा जो थोड़ा सा बुक की तरफ रवैया रहा वो अलग रहा। आप समीक्षा सुनिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। श्री लाल शुक्ल जी की लिखी राग दरबारी यथार्थ के करीब एक व्यंग्य कथा है। जी हाँ, यथार्थ के करीब है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1965 में जो उन्होंने लिखा है वो आज भी प्रासंगिक है, इतनी यथार्थ के करीब है। व्यंग्य इसलिए कहा क्योंकि किताब की लगभग प्रत्येक पंक्ति में व्यंग्य निहित है। कथा इसलिए कहा क्योंकि ग्रामीण परिवेश, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी महकमों में जो हो रहा है उन सबको एक साथ लेकर चलने वाली कथा है, जो ना कहीं से शुरू होती है और ना ही कहीं इसका अंत होता है। ऐसा लगता है कि लेखक ने किसी एक जिंदगी के किसी एक हिस्से को लेखक ने बांध दिया है और उसको हमारे सामने रख दिया है, इसलिए कथा कहा। इतनी ज़्यादा नकारात्मकता, इतने भारी व्यंग्य पढ़ने की हिम्मत मैं जुटा पाई तो सबसे पहले मैंने खुद को ही शाबाशी दे डाली। अच्छा, क्योंकि अक्सर हम किताबों में सकारात्मकता ढूंढते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम हकीकत लिखना छोड़ देंगे। लेखक भी बधाई के पात्र है कि उन्होंने हकीकत को बिल्कुल वैसे ही लिखा है, बिना ये सोचे कि उनकी आलोचना भी हो सकती है। मेरी आलोचना की वजह उनका हकीकत लिखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि नकारात्मकता है। नकारात्मकता हम अक्सर नहीं पढ़ना चाहते, पर मुझे लगता है ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा, हिम्मत की बात मैंने क्यों की? भाई, मेरे जैसी नारी उत्थान की सोच रखने वाली महिला को अगर महिला पात्र केवल भोग के लिए मिले, भोग के लिए प्रयोग हुए मिले और तब भी मैं पूरी पुस्तक पढ़ लूँ, तो हिम्मत वाली बात हुई कि नहीं हुई? नारी का जो चरित्र है वो केवल भोग के लिए इस्तेमाल किया गया है। पूरी किताब में नारी का जिक्र दो ही पात्रों में आता है और दोनों का ही अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व या कोई महत्व नहीं है। ये पढ़कर मुझे बहुत दुख पहुंचा। शुरुआत में ही एक महिला को एक पुरुष की नज़र से भोग वस्तु की तरह दिखाया गया, वो भी ऐसी महिला जो अपनी जीविका के लिए संघर्षरत है। तो इससे मुझे ये लगा कि हम महिला को अगर भोग के लिए ही लिखते रहेंगे तो बदलाव कहाँ आएगा और कैसे आएगा? महिलाओं का चरित्र अच्छा लिखा जाना चाहिए, हम अच्छा पढ़ेंगे तभी तो बदलेगा। अब लेखक ही अगर ऐसे लिखेंगे तो पढ़ने वाले पाठक और किस दृष्टि से महिलाओं को देखेंगे? लेखक का कर्तव्य होता है कि वो समाज की बेहतरी के लिए लिखें, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कब लेखक महिलाओं को उनके अंगों से परिभाषित करना बंद करेंगे? पूरी कहानी में महिला पात्र का परिचय बेहद संक्षिप्त है और केवल भोग विलास के लिए लिखा गया है, जिससे मेरा मन खिन्न हो उठा। या तो महिला सुंदर है या तो महिला त्रिया चरित्र है, दूसरा कोई परिचय ही नहीं। अब हम कहेंगे कि यही तो यथार्थ है, यही नहीं लिखेंगे तो यथार्थ कैसा? एक बात बताइए, ये लिखेंगे तो जो यथार्थ में ऐसा नहीं है उसे भी ऐसा ही सोचने पर मजबूर नहीं कर देंगे?
लेखन की भी अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। खैर, इससे अलग अगर हम बुक को देखेंगे तो अगर इस एक भाग को छोड़ दिया जाए, हालांकि नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल है, तो पूरी कहानी में जोरदार प्रहार है समाज पर, सामाजिक व्यवस्था पर और लोगों की सोच पर भी। यहाँ सब ठेकेदार बने हैं और ठेकेदारी करना किसी को नहीं आता, यानी सब एक दूसरे से बढ़कर खुद को दिखा रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। वैद्य जी एक चरित्र हैं किताब के, वैद्य जी जो पेशे से वैद्य हैं लेकिन कर्म से तानाशाह राजा हैं उस गांव के। उनके 2 सुपुत्र हैं, एक खुले में बुरा है तो दूसरा बुरे में भी अच्छा बन रहा है। समझे? एक तो ओपनली बुरा है, उसका सबको पता है, उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। एक बुरा है लेकिन काम अच्छे हैं। वैद्य जी सभी के हैं और किसी के भी नहीं है, पुत्रों के भी नहीं। रंगनाथ जो कहानी का सूत्रधार प्रतीत होता है, पूरी कथा में स्वयं को सबसे बेहतर मानता रहा और सभी को बेवकूफ समझता रहा, लेकिन आखिर में उसने भी यही सुना। क्या सुना? रंगनाथ बाबू, आप बुद्धिमान हैं, सिद्धांतवादी हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप हैं तो गधे ही। रंगनाथ जो है सबसे पढ़ा लिखा चरित्र है कथा का और सिद्धांतवादी है, गलत कार्य में साथ नहीं देता है, ना ही गलत कार्य करता है, गलत कर्मों को देखते हुए छिन्न हो जाता है, खिन्न हो जाता है, इसीलिए खुद को सबसे ज़्यादा समझदार मानता रहा है। और सब जानते हैं कि रंगनाथ एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा चरित्र है, अच्छा इंसान है, लेकिन अंत में उसने भी यही सुना कि आप अच्छे हैं, सिद्धांतवादी हैं, लेकिन है तो गधे ही। तो यही तो होता है रियल लाइफ में भी, हकीकत में भी यही चलता है कि जो सबको पता होता है कि ये एक इंसान अच्छा है, लेकिन वो एक इंसान सबसे अलग है और ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता और बोलता है कि ये तो बेवकूफ़ है। तो यही बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यथार्थ लेखक ने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। समाज पर, लोगों की मानसिकता पर कितना करारा व्यंग्य है ये बात, बताइए। ये एक ऐसा गांव है जहां पढ़े लिखे को सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन उसकी बात को मानता कोई नहीं है। उसकी बातों को किताबी कहा जाता है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है। तो आज का भी शाश्वत सत्य यही है, पढ़ाई लिखाई को मान सम्मान मिलता है, लेकिन उनकी बातों को किताबी ही कह दिया जाता है। ऐसा लगता है कि 1965 के आसपास लिखा गया ये उपन्यास, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ही गांव की कहानी है। व्यंग्य की गहराई समझिए, कुछ व्यंग्य आपके सामने रख रही हूँ, उनकी गहराई समझिए। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है, सरकारी महकमों के लिए कहा गया है, मतलब कोई वहाँ काम नहीं करता। अच्छी फसल हुई तो किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नेताओं ने जमकर तालियां बजाई और अफसरों ने जमकर बखान किया। कैसा? अपनी योजनाओं का। नेताओं ने कहा हमारे राज्य में अच्छी फसल हुई, अफसरों ने कहा हमने जो योजनाएं क्रियान्वित की है उनकी वजह से फसल अच्छी हो, और किसान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि असली मेहनत किसकी है? तो व्यंग्य है। प्रेम विवाह लड़का करे तो लड़के का ये आचरण है, प्रेम विवाह अगर लड़की करे तो दुराचरण है। स्त्री उल्टा है और पुरुष नियति और प्रकृति और जाने कितने प्रकार के स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्त्री को उल्टा कहा गया है, जबकि पुरुषों की हर प्रकार की आदतों को, बुरी आदतों को नियति कह दिया गया, प्रकृति कहा गया। क्यों? पता नहीं। दामाद खरीद लाए, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कि दामाद खरीद लाए। दामाद के पिता कहते हैं कि लड़का तो तुम्हारा है जी पिछले कई सालों में, लेकिन व्यापार में जो नुकसान हुआ है वो आपको देना होगा, बाकी लड़का तुम्हारा है। लड़का हमारा है तो फिर हम दें क्यों? किताब पढ़कर आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं और की कहानी है, लगेगा आप ही के आसपास की कहानी है। आपको लगेगा कि दुनिया में कोई सही नहीं है और जो सही है उसे दुनिया सही रहने देगी नहीं। तो बस देखना यह है कि कौन गलत है और कौन कम गलत है। सही तो कोई है ही नहीं, गलत और कम गलत के बीच का युद्ध है। शुद्ध यथार्थवाद तो मैं श्री लाल शुक्ल जी के लेखन को नहीं कहूंगी, शुद्ध यथार्थवाद नहीं कहूंगी। भले मैं प्रेमचंद जी के आदर्शवाद की कल्पना शुक्ल जी के गांव में नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमाम में सभी नंगे हों।
ऐसा तो नहीं है ना कि सभी बुरे हो, कोई तो अच्छा होता है, लेकिन इनकी कथा में कोई अच्छा नहीं है। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। श्री लाल शुक्ल जी के अनुसार गांव का प्रत्येक व्यक्ति निपट स्वार्थी है और शहर का प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीणों को तुच्छ समझता है। तो आप खुद देखिए, क्या ये सच है? ये जो प्रत्येक वाली बात हुई ना, यहीं से अति हो गई। शुक्ल जी ने अच्छाई और सच्चाई से एकदम ही मुंह मोड़ दिया है, जो शुद्ध यथार्थ प्रतीत नहीं होता। व्यंग्य की नकारात्मकता मुझे इसलिए भी परेशान करती है कि समस्या को कहना और गिनाना तब भी आसान है, लेकिन समस्या का समाधान दिया जाए तो आप में कुछ बात है, लेकिन समाधान की कहीं कोई बात ही नहीं हुई पूरी किताब में। किताब का नकारात्मक पक्ष यही है कि समस्या कही तो गई है, लेकिन समाधान पर लेखक का शब्दकोश एकदम खाली। और यहीं से व्यंग्यकारों से मेरी दूरी है। हालांकि व्यंग्य लिखने के लिए जो दिमागी कसरत होती है, जो हुनर होता है बात को कहने का, उसकी मैं कायल हूँ, उसकी मैं सराहना करती हूँ। लेकिन श्री लाल शुक्ल जी की ही तर्ज पर किताब बेहतरीन है, लेखन में मेहनत है, रिसर्च है, लेखन शैली कमाल है, लेकिन कुल मिलाकर मजा नहीं आया, कुछ सीखने को नहीं मिला। तत्काल ग्रामीण परिवेश की, शिक्षा व्यवस्था की, प्रधानी चुनाव की, जात पात की जानकारी मिली, जो आज की व्यवस्था से मिली जुली ही लगी। चुनाव जीतने की प्रक्रिया का जिक्र बहुत ही शानदार था। अगर वो सच था तो वाकई दशा सोचनीय है। शुक्ल जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। कहानी तेज गति से आगे बढ़ती रही और अपनी बात रखती रही। बाकी जो शिकायतें हैं वो तो रहेंगी ही। एक लेखक से उम्मीद की जाती है कि जब किताब खत्म हो तो मन में संतोष हो कि समाज के लिए कुछ बेहतर सीखने को मिला। यहाँ इस संतोष की कमी खली। देखिए, ये जो समीक्षा है ये मेरी निजी सोच है, मेरी निजी पसंद है। तो जो भी पाठक सुन रहे हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि प्रिय पाठक, आप अगर मेरी समीक्षा के बाद किताब खरीद रहे हैं और किताब आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है तो मैं दोषी नहीं। इसके लिए मुझे सवाल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी समीक्षा मेरी निजी पसंद के आधार पर होती है। आपकी पसंद, आपके विकल्प, आपके अनुभव और आपकी उम्मीद मुझसे अलग हो सकती है। आपने इतने धैर्य के साथ पूरी किताब की कथा को सुना, समीक्षा को सुना, आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस व्लॉग से कुछ लाभ मिलेगा, और मिलती हूँ आपको फिर किसी दिन, फिर किसी और किताब के साथ, समीक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।